Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 23rd of March. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। आज के द हिंदू और एक्सप्रेस के अंदर काफी अच्छे एडिटोरियल्स नहीं आए हुए हैं, सो विल बी लर्निंग टू डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। सेकंड चीज, हाइपरसोनिक का जो मिसाइल है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, किस तरीके से मूव करता है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब समझेंगे। एंड सेकंड विल टॉक अबाउट रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में, किस तरीके से वॉर अभी फर्दर टेक प्लेस हो रहा है। और सेकंड चीज, यूएसए ने रिसेंटली यहाँ पर अभी यूक्रेन को कुछ मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है, तो क्या ये मिलिट्री एड है और किस तरीके से ये कंपनसेट कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर को, इसके बारे में हम समझेंगे। दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। सो आज हम पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज क्या होती है, किस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल काम करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये चीज मतलब मान लिया है कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। रिसेंटली यूक्रेन के कुछ शहरों के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल के थ्रू हुआ है, एंड उस चीज को पहली बार रशिया ने यहाँ पर माना है ना। उस मिसाइल के सिस्टम मिसाइल का नेम क्या है, किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम। आपने नाम सुना होगा इसका, किंजल मिसाइल सिस्टम, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। सो किंजल मिसाइल सिस्टम जो है रशिया का मिसाइल सिस्टम है, एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। देखिए इसके बारे में जो जो डिटेल्स है उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि एरोबैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से मूव करता है जो, ठीक है, मतलब जो हवा में एक पर्टिकुलर बैलिस्टिक रास्ते को जो यूज करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। और एरोबैलिस्टिक मतलब कि पूरी तरीके से हवा में मूव करता है। नाउ इट वाज फायर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड एज डिलाइटन। अब देखते हैं, दिस इज यूक्रेन, दिस इज क्रीमिया। यूक्रेन का अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न सेक्शन है, यहाँ पर देयर इज अ विलेज कॉल्ड एज डिलाइटन, जो कि इवानो फ्रांसिस्क रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इवानो है, उसी के अंदर एक विलेज जिसका नाम है डिलाइटन, इसी के ऊपर ये पर्टिकुलर किंजल मिसाइल से अटैक किया गया है बाय रशिया ऑन यूक्रेन, ठीक है। अब देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक टाइप का वेपन सिस्टम है जिसकी जो देखिए ये डिपेंड करता है बेसिकली स्पीड के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर मिसाइल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। नाउ हम इसे जब कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड के स्पीड से हम इसे कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी मिसाइल है जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा है, देखिए जो भी स्पीड ऑफ साउंड होती है उसे मैक बोलते हैं, उसे मैक के अंदर उसको मेजर किया जाता है। जिस तरीके से देखिए हम कहीं पर अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम किलोमीटर से मेजर करते हैं, हम वेट मेजर करते हैं हम केजी में मेजर करते हैं, राइट। जिस तरीके से मेजर करते हैं, सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड है हम उसको मैक में मेजर करते हैं, ठीक है, MSCH। ऑलराइट, अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर चीज की, कोई भी चीज अगर उसकी स्पीड साउंड के स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 5 मैक्स से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज को हम कहते हैं कि उसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, मतलब सोनिक से हाइपर है, मतलब 5 गुना ज्यादा है साउंड के स्पीड से। सेकंड चीज, जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं उसकी मैन्युअबिलिटी बहुत ही अलग टाइप की होती है। मैन्युअबिलिटी का मतलब क्या होता है, किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा वो, मतलब जहां से उसको लॉन्च किया जाता है और जहां पर वो अटैक कर रहा है, जहां पर वो गिर रहा है, किस पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इट्स मैन्युअबिलिटी, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है ना, उसकी जो मैन्युअबिलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। मैं आपको थोड़ी देर में उसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग समझिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो इस तरीके से मूव करता है। देखिए दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि ये मूव करता है। या फिर आप समझ सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिंपली है जहां से उसको लॉन्च किया जाता है वहां से बिल्कुल बाहर तक जाता है, फिर उसके बाद ग्रेविटी के असिस्टेंस के अंदर आके अटैक करता है जहां पर भी इसका टारगेट होता है। बट जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है वो इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो हाइपरसोनिक मिसाइल देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से। अब देख रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। यही चीज वो मतलब ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को अलग करती है फ्रॉम अ बैलिस्टिक मिसाइल। मैं आपको थोड़ी देर में हर एक चीज को डायग्राम से समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपको बस ये चीजें समझते रहनी है। ऑलराइट, अब देखते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल है, देखिए वो एक टाइप का बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। ये है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। आपने 11th-12th की क्लासेस में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा होगा, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो हमारे साइंस के अंदर था, जो कि शो करता था कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब एक चीज को फायर किया जाता है तो वो सेम एंगल के अंदर वापस वहां से वापस आता है। मतलब अगर आप यहां से 45 डिग्री के ऊपर फायर करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सेस को पार करने के बाद वो 45 डिग्री से ही नीचे आएगा, मतलब कि आप सिंपली इसमें टारगेट फिक्स कर सकते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बट हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करते हैं। जस्ट रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको यहां फेंकूंगा तो वैसे आएगा वापस। जब हाइपरसोनिक को इस तरीके से सेंड किया जाता है ना, तो वो जाता तो ऐसे है, बट उसके बाद वो अपना डायरेक्शन इस तरीके से कुछ चेंज करता है, उसके बाद आके नीचे यहां पे फायर करता है। एंड दैट इज व्हाई हाइपरसोनिक मिसाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल किस तरीके से काम करता है। देखिए दिस इज द लॉन्च फेज, जहां से एक पर्टिकुलर मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो जस्ट रिमेंबर, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो इनिशियल फेज होता है, जो देखिए आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज टोटली सेम। मतलब यहां पर कुछ अलग नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल भी इसी तरीके से मूव करेगा, मतलब उसका भी स्टार्टिंग वाला फेज बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद वो सेकंड चीज ग्रेविटी के अंदर नीचे आएगा। सिमिलरली हाइपरसोनिक मिसाइल का जो फर्स्ट फेज होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल।
अब देखिए यहां पर चेंजेस स्टार्ट होते हैं जब इसको फर्स्ट री एंट्री पॉइंट से गुजरना पड़ता है। द हाईएस्ट पॉइंट जहां पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल जाता है, ठीक है, मतलब जहां पर हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद जहां पे वो नीचे आना स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट सिंपली इज कॉल्ड एज री एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो री एंट्री पॉइंट होते हैं ना, उसे री एंट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां पर वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है और उसके बाद वो अंदर आता है, इसलिए कहते हैं री एंट्री हो रहा है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो री एंटर होता है। उसके बाद जब वो री एंट्री वाले फेज के अंदर आता है उसके बाद वो वापस आता है और कुछ देर तक ग्रेविटी के असिस्टेंस के अंदर नीचे आता रहता है। उसके बाद एक सेकंड फेज आता है, उसे कहते हैं पुल अप फेज। पुल अप फेज के अंदर वो जो अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपने आप को फिर से ऊपर की तरफ एक बार फिर से अपलिफ्ट करती है और फिर से ऊपर की तरफ आती है एंड वंस अगेन वो मूव करती है और फिर से एक बार नीचे जाती है और जहां पर भी उसका टारगेट होता है उस पर जाकर अटैक कर देती है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इज द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं ट्रेजेक्टरी है जो कि इस चीज के लिए है प्रेजेंट है, ठीक है। सो एक हाइपरसोनिक मिसाइल विल नेवर गो लाइक दिस, इट विल ऑलवेज गो इन अ जिगजैग वे। तो दिस इज द काइंड ऑफ जिगजैग वे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें इसका जो एग्जैक्ट किस तरीके से मूव करता है आपको समझ आ रहा होगा। नाउ जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं ग्लाइड वेपन्स और सेकंड बोलते हैं क्रूज वेपन्स। अगेन समझिए, फर्स्ट को बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स और सेकंड को बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज जो होते हैं वेपन्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाइपरसोनिक क्रूज और ग्लाइड के अंदर फर्क क्या है। देखिए क्रूज का सीधा सा मतलब होता है कि जो कि स्टडी हो। क्रूज का मतलब ही है स्टडी, मतलब क्रूज एक इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब है स्टडी रहना, मतलब कि जिस तरीके से गया है उस तरीके से वापस आता रहा। दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ क्रूज मिसाइल। नाउ व्हाट इज अ ग्लाइड मिसाइल? ग्लाइड मिसाइल जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइड मिसाइल, ठीक है, जो कि अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज ग्लाइड मिसाइल। नाउ अगर आप ग्लाइड मिसाइल की बात करेंगे, ये हमेशा एक रॉकेट के हेल्प से ही लॉन्च किए जा सकते हैं और जहां पर भी इसको टारगेट तक पहुंचना होता है उसके पहले वो 2-3 बार ग्लाइड करता है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है दिस थिंग, देखिए दिस इज अ ग्लाइड मिसाइल, एक बार गया ऊपर उसके बाद जाकर वो अटैक करता है, ठीक है। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो एक टाइप का एयर ब्रीथिंग सिस्टम, यानी कि आपने रामजेट के बारे में सुना होगा। रामजेट के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। रामजेट एक टाइप का टेक्नोलॉजी है जो कि ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ फ्यूल कंबस्टर। मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए ये एक टाइप का मिसाइल है, अगर इस मिसाइल को आगे मूव करना है तो मूव करने के लिए उसको एक चीज जो चाहिए दैट इज फ्यूल, राइट। अब फ्यूल कैसे मिलेगा? फ्यूल के लिए या तो हम बहुत सारा यहाँ पर फ्यूल वगैरह रख दें और उस फ्यूल को हम बर्न कर दें, ठीक है। अगर वो फ्यूल को बर्न कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको बाहर की तरफ पुश मिलता रहेगा और मिसाइल आगे की तरफ जाता रहेगा। दैट इज अ सिंपल सा टेक्नोलॉजी। वो हमारे पहले के जितने भी टेक्नोलॉजीज रॉकेट्स वगैरह हुआ करते थे उन सब में यही फॉलो होता था। बट धीरे धीरे हमने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, जहां पर हमने इस चीज को चेंज करना स्टार्ट किया। हमने इसके अंदर फ्यूल तो रखा बट फ्यूल बहुत ही कम रखा। और सेकंड चीज, हमने हेल्प ली ऑक्सीजन की, जो बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होता है उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को यूज करके हमने इस पर्टिकुलर फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट किया। मतलब कि हम पहले से फ्यूल को बर्न नहीं करते, हम जब चाहे फ्यूल को बर्न कर सकते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। रामजेट और स्क्रैमजेट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो के अंदर देख लेंगे। बट राइट नाउ आपको ये समझना है, जो ग्लाइड मिसाइल होता है वो कभी भी सीधा मूव नहीं करता है। वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे जिगजैग होता है, उसके बाद नीचे आता है। बट जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है वो जिस डायरेक्शन को जाता है उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ऑलराइट, ये हो गया मेन चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरसोनिक मिसाइल ही क्यों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि देखा हमने 5 मैक की स्पीड होती है इसकी, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड हो सकती है, इसका मतलब ये बहुत ही फास्ट है। सेकंड चीज, अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो उस अटैक के रिस्पॉन्स में आप इस चीज को अटैक कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का रिस्पॉन्सिव मिसाइल है। थर्ड चीज, ये बहुत ही लॉन्ग रेंज तक अटैक कर सकता है। जो रशिया का जो किंजल मिसाइल है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। आप समझ रहे हैं, 2000 किलोमीटर का मतलब है यानी कि वो रशिया से नॉर्थ अमेरिका तक ऑलमोस्ट अटैक कर सकता है। नेक्स्ट चीज, ये बहुत दूर तक अटैक भी कर सकता है और खुद को डिफेंड भी कर सकता है, दोनों ही टाइम्स में। मतलब अगर उसको मतलब ऑफेंसिव होना है फिर डिफेंसिव होना हो, दोनों ही टाइम्स में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चीज, बाकी जितने भी फोर्सेस वगैरह होती है सबके सब अनअवेलेबल होती है। जिस टाइम बाकी कुछ और काम ना कर रहा हो उस टाइम हाइपरसोनिक मिसाइल बेस्ट एक टाइप का वेपन होता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट चीज, देखिए जितने भी हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं ना वो सबके सब काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? देखिए दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपने चीजों को देखा होगा। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर बॉडी मोशन में होती है, मतलब मोशन जब वो मूव कर रही होती है उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जिस टाइप की एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब जो बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी बनी होती है दैट थिंग इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके एक रॉकेट जो है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करता है। सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज कि आपने एक पर्टिकुलर रॉकेट लिया, ठीक है। आपने एक रॉकेट लिया और उस रॉकेट को आप एक स्पीड से ट्रेवल कराइए, उसके बाद अचानक से आप उस रॉकेट को रोक दीजिए। अगर आप उस रॉकेट को अचानक से रोकेंगे तो आप देखेंगे कि उस रॉकेट का कुछ ना कुछ पार्ट है जो अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है। Now that thing is called as a potential energy। मतलब कि जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है ना, जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम उस बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है
जो कि उसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं. दो थिंग्स कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड जस्ट रिमेंबर कि जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजीज होती है, स्पेशली जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, दे ऑलवेज यूज द काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग. वो मूव करके हमेशा अटैक करते हैं सामने वाले पे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं. ठीक है, बेसिक थिंग्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या हाइपरसोनिक मिसाइल को जो रडार्स वगैरह होते हैं क्या अपने अंदर ढूंढ सकते हैं. देखिए एक चीज समझिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 मैक की स्पीड से फास्ट मूव करते हैं. सेकंड चीज, उसकी मैन्युअबिलिटी बिल्कुल भी सीधी नहीं होती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है. थर्ड चीज, ये जब आप देखेंगे तो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे ये मूव करता है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही नीचे से एक्चुअली मूव करता है. एंड दीज थ्री थिंग्स यानी कि स्पीड, मैन्युअबिलिटी और एल्टीट्यूड, तीनों के कारण इस चीज को चैलेंज करना, मतलब इस चीज को ढूंढना किसी भी रडार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसका मतलब क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स नॉर्मली रडार की रेंज के अंदर नहीं आती है. नेक्स्ट चीज देखिए, जितने भी ग्राउंड बेस्ड रडार्स होते हैं ना, जिससे हम टेरेस्ट्रियल रडार्स भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग ढूंढ ही नहीं सकते हाइपरसोनिक मिसाइल को. ढूंढ तो सकते हैं, बट जब तक ये बाहर, मतलब जब तक इसको ढूंढते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बिकॉज मिसाइल ऑलमोस्ट आपके डोर स्ट्राइक तक आ चुका होता है. द पॉइंट इज कि कोई इसके अगेंस्ट फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी फास्ट होती है कि वो सेकंड्स के मतलब अंदर ही हमारे जो भी एटमोस्फेयर मतलब वगैरह होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है. जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज. यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को यहाँ पे शो कर रहा है. जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा मिसाइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे शो कर रहा है. फर्स्ट इज यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल. फर्स्ट इज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि यहाँ से अटैक किया गया है, यहाँ पर अटैक किया गया. एंड सेकंड इज यहाँ पर देखिए ग्लाइडर टेक्नोलॉजी. इसका मतलब है सेकंड, यानी कि ग्लाइड, ये हाइपरसोनिक मिसाइल. नाउ अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो एक चीज समझिए, मेन डिफरेंस ये है कि देखिए दिस इज द प्लेस जहां पर रडार एक्चुअली खुद को ढूंढ सकता है. तो रडार जो है इस पर्टिकुलर रेंज में तो ढूंढ सकता है, बट नीचे वाले रेंज में एक्चुअली वो ढूंढ ही नहीं सकता है, बिकॉज ये बहुत ही नीचे है. रडार हमेशा एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चेक करता है, नीचे चेक नहीं करता है. और नॉर्मल केसेस में जो मिसाइल्स होती हैं वो नीचे वाले एल्टीट्यूड के ऊपर मूव नहीं कर सकती हैं. बट ऑब्वियसली बात है, रशिया अपने आप को एडवांस कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव ट्राइड टू डेवलप एक ऐसा मिसाइल जो कि नीचे भी मूव कर सके. एंड दैट इज व्हाई रडार से बिल्कुल बाहर है, रडार इसको ढूंढ नहीं पा रही है. ठीक है, आप इसे समझिए. ऑलराइट, अब देखिए समझिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास जितने भी अभी करंटली जो कमांड कंट्रोल मतलब मॉडल्स प्रेजेंट है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे उनके पास थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. ठीक है, और भी बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है. अब ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएसए के पास है ना, राइट नाउ उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने फास्ट किसी भी डेटा को प्रोसेस कर सके कि ग्राउंड से अगर कोई, मतलब ग्राउंड बेसिस पे कोई भी अगर मिसाइल वगैरह आ रहा है तो उस चीज को वो लोग प्रोसेस कर सके. इतना सोचिए, इतनी कैपेबिलिटी यूएसए के पास भी नहीं है, तो बाकी कंट्री के पास तो क्या ही होगा. राइट, यूएसए वन ऑफ द सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक राइट नाउ, सबसे एडवांस मिलिट्री पावर्स में से एक है, उसके बावजूद उसके पास अभी ये टेक्नोलॉजीज नहीं है. तो क्वेश्चन कम्स कि कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक वेपन्स हैं. तो एक चीज तो हमने देख लिया कि रशिया के पास है, जिसका नाम है किंजल मिसाइल, जो कि 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यूक्रेन के अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया है, जो कि प्रेजेंट वॉर में किया गया. तो रशिया के अलावा देयर इज चाइना. चाइना के पास भी अपना खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल है. नाउ इट इज बीइंग सेड दैट 2021 अगस्त के अंदर क्या हुआ था, चाइना ने अपने दो मिसाइल्स को यूज किया था, और 2 बार उसने पूरे के पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था, चाइना से पूरे चक्कर लगाया था, और उसके बाद फिर उसको जाकर अपने ही जो उसका साउथ चाइना सी है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको क्रैश करा दिया था. नाउ व्हाट डज दिस शोज, ये शो करता है कि ऑल्दो चाइना का ये पर्टिकुलर वेपन है पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब चाइना ने अभी तक इस चीज को बाहर नहीं निकाला है, शो नहीं किया है कि हमारे पास क्या है. बट अगर आप इस पर्टिकुलर चीज की ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो फर्स्ट चीज तो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, और सेकंड चीज इसकी रेंज बहुत लंबी है, बिकॉज अगर ये पूरे ग्लोब को एक बार में वो कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है, मूव कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स वगैरह का मानना है. ठीक है, अब देखिए जो रशिया का जो किंजल मिसाइल है, जो कि रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, वो एक टाइप का एक इससे पहले मिसाइल ऑलरेडी हुआ करता था रशिया के पास, उसका नाम था इस्कैंडर मिसाइल. तो इस्कैंडर मिसाइल को उन्होंने मॉडिफाई किया है, सिर्फ कुछ चीजों को वहां पर चेंज किया है कि किस तरीके से उसकी ट्रैजेक्टरी जो है, जो किस तरीके से मूव करेगा, इन सब चीजों को चेंज किया, बाकी सब उन्होंने सेम छोड़ दिया. अब मिग 31 नाम का एक एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया यूज करती है, इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर किंजल मिसाइल को यूज किया जा रहा है और उसी से उसको अटैक किया जा रहा है. नाउ किंजल के जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरसोनिक इसका मतलब क्या है, 5 मैक से ज्यादा उसकी स्पीड होने वाली है, तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 10 मैक के आसपास में है, और ऑलमोस्ट ये 1200 माइल्स, इसका मतलब क्या है 2000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है जब ये मिग 31 के साथ एक बार मतलब ट्रैवल करता है. तो ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ देखिए दिस इज जो मिग 31 है, दैट इज नॉट द ओनली एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर एक जो किंजल मिसाइल है उसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा वी हैव Su-34. Su-34 यानी कि आप जानते हैं सु क्या है, सुखोई बोलते हैं इसे. ठीक है, सुखोई एक टाइप की कंपनी है जो कि एविएशन कंपनी है, जो कि सुखोई नाम की मिसाइल्स बनाती है. हमारे इंडिया के पास भी सुखोई बहुत सारे प्रेजेंट है. सुखोई 34 जो है वो रशिया के पास प्रेजेंट है, और जो सुखोई 34 है वो एक्चुअली एक टाइप का लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है, जो कि इस पर्टिकुलर मिसाइल को अपने साथ लेके मूव करता है. थर्ड चीज, इसके अलावा वी हैव Tu-22
M3 नाम का एक दूसरा एयरक्राफ्ट है जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, और उसके ऊपर भी उन्होंने इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया कि किंजल मिसाइल इसके ऊपर भी लग सकता है। क्वेश्चन कम्स, क्या आपको ये सब याद रखने हैं? नो, नॉट एट ऑल, आपको ये सब बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। ये सब सिर्फ एक टाइप का होता है ना कि किसी चीज को समझाने के लिए बताया जाता है कि हाँ किस तरीके से मूव कर सकते हैं, बट आपको ये कोई नहीं पूछा है कि किस एयरक्राफ्ट से वो चीजें यूज की जाती है। स्पेशली देखिए, अगर कोई इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एयरक्राफ्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, बट रशिया, चाइना, यूएसए इनका कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? जस्ट डोंट रिमेंबर दीस थिंग्स। इसके अलावा वी हैव चाइना। चाइना के पास अपना खुद का हाइपरसोनिक गिल्डेड मिसाइल है, आपको याद है, गाइडेड मिसाइल है, जो कि वो बेसिकली DF-21 और DF-26 नाम के दो डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स है, उसके ऊपर यूज करता है, ठीक है? अगेन दीस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको DF-21, 26 ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। यूएसए बोलता है कि चाइना के पास एक और दूसरी मिसाइल है, उसके पास है, जिसे कहते हैं जिंगकॉन्ग 2। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, कि पूछ सकते हैं कि जिंगकॉन्ग 2 है क्या एग्जैक्टली, या फिर सिंपल वर्ड्स में स्टार स्काई 2 क्या है? बिकॉज अगर आप देखेंगे, जो चाइना होता है, मतलब जो चाइना है एक्चुअली, उसने बहुत सारे अपने डिफरेंट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, और अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली जो चाइना लॉन्च किया था उन्होंने, उसका नाम है चैंगे 4। तो उनके जो नेम्स होते हैं चाइना के ना, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है? एटलीस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो दैट इज वाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जिंगकॉन्ग 2 एक टाइप का न्यू सैटेलाइट है जो कि चाइना लॉन्च कर रहा है, या फिर कुछ और है? तो आपको ध्यान रखना है, जिंगकॉन्ग 2 या फिर जिसको स्टार स्काई 2 भी बोलते हैं, ये कोई सैटेलाइट का नाम नहीं है, ये एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, और आपको बस यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। और सेकंड चीज कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये चाइना का है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। क्या यूएसए के पास अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? ऑब्वियसली यूएसए के पास काफी सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। सबसे पहली बात तो यूएस की जो नेवी है, उसने कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसे हम CPSP बोलते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, हमने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है, जब इंडिया और यूएसए ने जो रिसेंटली एग्रीमेंट किया, उसके अंदर CPSP एग्रीमेंट भी किया है। तो उन्होंने कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक प्रोग्राम किया है, उसके तहत वो लोग क्या करते हैं, यूएस की नेवी बहुत सारे डिफरेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, उसी के तहत उन्होंने अपना खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह बना रखे हैं, बट उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स अभी बाहर नहीं है। सेकंड चीज, देयर इज अ बॉडी इन यूएसए जिसका नाम है डार्पा। डार्पा का फुल फॉर्म देखिए कुछ ये मतलब हल्का सा मिक्सअप है, जिसका फुल फॉर्म बोलते हैं आर्मी एयरफोर्स एंड डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टरी एजेंसीज। ये यूएसए के अंदर काम करती है, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इसने भी काफी सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह बना रखे हैं। नाउ ये दोनों, नेवी का कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक प्रोग्राम और जो डार्पा है, दोनों साथ में मिलकर यूएस के लिए काफी सारे ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, और माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, दे आर विद यूएसए ओनली, ठीक है? ये हो गया। ना क्वेश्चन कम्स की और कौन कौन सी कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रेजेंट है। हमने देखा रशिया, जिसके पास हमने किंजल मिसाइल देखा। सेकंड हमने देखा चाइना, जिसके पास हमने जिंगकॉन्ग 2 देखा। थर्ड हमने यूएसए देखा, जिसके नेम्स हमें पता नहीं है, बट इसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो हमें मालूम है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री है? वी हैव इंडिया। यस, इंडिया हैज हाइपरसोनिक मिसाइल, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड थिंग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि फ्रांस के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस। जर्मनी के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट दे कैन डेफिनेटली आस्क यू कि इंडिया ने जो रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल के लिस्ट के अंदर जो ऐड किया है, उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर और कौन कौन से कंट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन से कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस नेम्स: यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैपिंग आपको करना है, ठीक है? इसको मैप में भी आपको देख लेना है, एंड यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ इंडिया पहली बात तो इंडिजिनियस हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जो कि डुअली कैपेबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअली कैपेबल? मतलब कि यह है कि ये न्यूक्लियर के साथ साथ कन्वेंशनल चीजें भी लेके आ सकता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियर चीजें? न्यूक्लियर का मतलब होता है कोई भी न्यूक्लियर कोई अटैक करना है, इसका मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं हम अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को यूज करके। सेकंड चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स? कन्वेंशनल वेपन का सीधा सा मतलब है सिंपल सा बारूद, मतलब कि जो कि कोई न्यूक्लियर नहीं है, सिर्फ नॉन न्यूक्लियर, उसे कहते हैं कन्वेंशन, ठीक है? अब देखिए, हम जो ये सब कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारा जो प्रोग्राम है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज HTDVP। ये काफी फेमस है, जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम है, जो कि इंडिया ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था। और इसी के तहत इंडिया ने एक मैक 6 का, मतलब 6 मैक की स्पीड से मूव करने वाला एक स्क्रैमजेट इंजन वाला एक ऐसा मिसाइल सक्सेसफुली हमने टेस्ट कर लिया है, लॉन्च कर लिया है 2020 के अंदर, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी बिग अकम्प्लिशमेंट राइट नाउ फॉर इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ऑलरेडी 12 डिफरेंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने की मतलब काम कर रहा है, जो कि एक की स्पीड यहाँ पर मानी जा रही है कि 13 मैक के आसपास में है। 13 मैक का मतलब समझ रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड से ऑलमोस्ट 13 टाइम्स। This is the kind of speed that we are trying to achieve, and अगर हमने ये बना लिया तो we'll be among the first few countries जिन्होंने Mach 10 से ज्यादा की स्पीड अचीव कर ली है। We right now we have USA, we have Russia, and third we can be India because China के पास में भी Mach 10 की स्पीड वाला
कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको इस चीज को प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हाइपरसोनिक मिसाइल एग्जैक्टली क्या क्या है, किस तरीके से मूव करती है एंड ऑल। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं कि कुछ यूएस ने मिलिट्री एड वगैरह प्रोवाइड किया है यूक्रेन को। क्या मिलिट्री एड है, किस तरीके से मूव कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज 23 मार्च है। दिस इज द 29th डे जब रशिया का इन्वेजन हो रहा है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वाइट किया था, दैट स्टार्टेड ऑन 24 फरवरी, और आज 29 मतलब आज ऑब्वियसली 29th डे है। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि कल 24 मार्च को एक महीना पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, यूएस ने यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अब जाकर मिलिट्री एड पैकेजेस देने स्टार्ट किए। ना उसमें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस ने जो अभी रिसेंटली मिलिट्री एड वगैरह प्रोवाइड किया है, उसके अंदर कुछ सोवियत के एयर डिफेंस सिस्टम्स है। फिर समझिए, देखिए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो गया, आप उसको सिंपल वर्ड्स में रशिया समझ सकते हैं। यूएसएसआर का मतलब है रशिया राइट नाउ। अब देखिए, रशिया के पास जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो पहली बात तो यूएसए के पास प्रेजेंट है, और यूएसए रशिया के वेपन्स को ही रशिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए यूक्रेन को दे रहा है। ठीक है, आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि यूएसए के पास रशिया के वेपन्स कैसे आए? यूएस ने लगातार डिफरेंट कंट्रीज से रशिया के इन वेपन्स को खरीदा है ताकि इनको प्रॉपर्ली स्टडी कर सके। रशिया के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह है, कौन कौन से मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह इनको स्टडी कर सकते हैं। इस चीज के लिए यहाँ पर यूएसए ने जो रशियन मिसाइल्स वगैरह उनको खरीदा है, यूएस जो रशियन डिफेंस सिस्टम वगैरह है इनको खरीदा है। थर्ड चीज, एक चीज समझिए, रशिया यहां पर ग्राउंड अटैक बहुत कम कर रहा है, ज्यादातर वो सिर्फ एयर अटैक ही कर रहा है। मतलब जो देयर आर डिफरेंट सिटीज लाइक खार्किव हो गया, मारियोपोल हो गया, इनके ऊपर लगातार एयर अटैक्स हो रहे हैं, इनके ऊपर ग्राउंड अटैक्स नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ग्राउंड अटैक्स इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज देखिए, लगातार यूक्रेन का जो डिफेंस फोर्सेस है लगातार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट रशिया। तो रशिया को बिल्कुल भी अपने सामने स्टैंड नहीं होने देनी है, और रशिया उसके कारण जो ग्राउंड जो आर्मी है रशिया की, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट मूव नहीं कर पा रहा है। दैट इज व्हाई रशिया हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन इट्स एयरफोर्स नाउ, और एयरफोर्स लगातार उसका जो बॉम्ब्स वगैरह है वो ड्रॉप कर रहा है। अगर आपको मालूम होगा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने ऑलरेडी 6 डिफरेंट आर्मी के जो कमांडर्स वगैरह हैं, जो मतलब टॉप जनरल्स वगैरह थे, जो टॉप ऑफिसर्स थे, उनको बाहर निकाल दिया बिकॉज आर्मी इज नॉट मूविंग फास्ट इनफ। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं, रशिया यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर नहीं है। ठीक है, रशिया यहाँ पर ऑल्दो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं एक टाइप का दबदबा बनाया हुआ है, बट अगेन रशिया इज नॉट इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। रशिया अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहा है, आर्मी उसकी बहुत अच्छा काम नहीं करे। हम नहीं कह सकते ये फेल हो रही है, फेल नहीं हो रही है, ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज उसने कैप्चर कर लिया है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। सेकंड चीज, एयरफोर्स अब उसके बीच में आया है, जहां पर अब वो एयर अटैक्स वगैरह कर रहे हैं। इसी एयर अटैक से बचने के लिए जो यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, जो जेलेंस्की सर है, उन्होंने ये बोला है कि जो नेटो है, नेटो को अभी ये करना चाहिए कि एक टाइप का नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए ओवर यूक्रेन, ताकि रशिया कोई भी किसी भी टाइप का फ्लाई मतलब जो फ्लाइट्स वगैरह है, कोई भी जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, वो यूक्रेन के अंदर ना भेज सके। बट ऑब्वियसली नेटो ने इस चीज के अंदर इंटरफेयर करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है, और इस चीज के अंदर नेटो भी इसकी हेल्प करने नहीं आ रहा है। नाउ अगेन समझिए, यूक्रेन जो है, क्वेश्चन कम्स क्या यूक्रेन के पास अपना खुद का कोई एयर डिफेंस सिस्टम है? यस, इसके पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, बट ऑब्वियसली इसका एयर डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो इसके ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। दैट इज वाई जो वेस्टर्न अलाइज यानी कि यूएसए है, बाकी जो फ्रांस जर्मनी है, ये सब चाहते हैं कि जो हमारे पास यूक्रेन है, उनके पास और बेटर वेपन्स वगैरह होने चाहिए। नाउ जैसे मैंने आपको पिछले एडिटोरियल के अंदर बताया था कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने रिसेंटली मान लिया है कि उन्होंने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है, और ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस वगैरह को लेकर। नो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। नो, समझिए इस चीज को, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कोस्टिन-निवका। ठीक है, कोस्टिन-निवका एक टाइप का प्लेस है जो कि ब्लैक सी के पार्ट है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी पर्टिकुलर प्लेस को हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको याद होगा, हमने दो, देखिए दिस इज यहाँ पर यूक्रेन, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर 2 रीजन है, राइट, लुहांस्क एंड डॉनबास। ठीक है, अगर डॉनबास और लुहांस्क की अगर बात करेंगे तो टेक्निकली ये माना जाता है कि लुहांस्क और डॉनबास जो है, दोनों ही रशिया के कंट्रोल के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है। बट इसके बावजूद जो यहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस है, वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी घुस रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कॉन्स्टेंटिनोवका। इस पर्टिकुलर एरिया जो कि डोनेट्स्क के अंदर है, जो कि टेक्निकली रशिया के अंदर ही है, इसके ऊपर भी यहाँ पर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। The question is, the simple thing is, if you are ready for the interview, अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेकंड चीज के अंदर क्वेश्चन पूछता है, इफ यू आर इनटू अ डिबेट, आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के बीच का जो एरिया है वो पूरी तरीके से पीसफुल है, कि यहाँ पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। अटैक्स यहाँ पर भी हो रहे हैं, एंड दैट टू बाय रशिया। रशिया ही यहाँ पर अटैक कर रहा है बिकॉज यहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस काफी सारी अंदर एंटर आ चुकी है। ठीक है, तो अगेन आप समझ, आई होप आप समझ गए कि कॉन्स्टेंटिनोवका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ब्लैक सी के पार्ट है, और वहीं पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो किंजल है, अगर आप समझेंगे 2017 के अंदर उसको पहली बार लॉन्च किया गया था, पिछले एडिटोरियल के अंदर हमने सब देख लिया है, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो 5 मैक है उससे ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। इनविंसिबल है, मतलब बहुत ही फास्ट मूव करता है, तो जो रडार वगैरह है उसके डायरेक्टली उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, जो भी उसका सर्विलेंस वगैरह उसके अंदर नहीं आता है, स्पीड के साउंड से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मूव कर सकता है, और टारगेट्स को ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर तक भी हिट कर सकता है, मतलब इसकी रेंज भी बहुत लंबी है। ठीक है, ये सब तो हो गया यहाँ पर किंजल के बारे में। नाउ द थिंग इज, रशिया के पास 2 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, एक का नाम है जिरकॉन, एक का नाम है अवंगड।
नाउ जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। पीछे हमने रशिया का किंजल देखा था, चाइना का हमने जिंगकोंग 2 देखा था। नाउ जस्ट रिमेंबर यहाँ पर दो और हाइपरसोनिक मिसाइल के नेम्स, जिरकॉन एंड अवनगन। ये दोनों ही जो मिसाइल्स हैं, दोनों ही रशिया के मिसाइल्स हैं, एंड अगेन बोथ आर एक टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, द क्वेश्चन दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स इज कि कौन कौन से सिस्टम्स यहाँ पर किस कंट्री के हैं, मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं। अगेन कि क्या ये चीजें किंजल से फास्ट होंगी या स्लो होंगी? किंजल से बहुत ज्यादा फास्ट है। किंजल यहां पर सिर्फ 5 मैक की स्पीड, 5 मैक की स्पीड से मूव कर रहा है। द पॉइंट इज 5 मैक की स्पीड से मूव करने वाला स्पीड, मतलब अगर ये चीज बेसिकली इस पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो सोचिए अवंगड और किंजल जो कि जिरकन है, जो कि माना जाता है कि इस पर्टिकुलर किंजल से भी ऑलमोस्ट डबल की स्पीड से मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये और ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आई होप आप समझ गए कि जो डोनेस्क वाला पार्ट है वहां पर भी अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर रीजन पूरी तरीके से पीसफुल है। नेक्स्ट इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूक्रेन और रशिया का किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बोला है कि वो पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, डायरेक्ट टॉक्स करना चाहते हैं, ताकि बातचीत हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो और वॉर का एंड हो। सेकंड चीज, यहां पर ज़ेलेंस्की ने पूरी तरीके से एक चीज बोला है। उन्होंने बोला है कि यूक्रेन का कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेंगे, मतलब ज़ेलेंस्की खुद यहां पर डिसीजन नहीं लेंगे। ही विल कंडक्ट अ रेफरेंडम, एक रेफरेंडम करवाएंगे, और उस रेफरेंडम में जितने भी लोग वगैरह हैं, वो लोग जो भी अप्रूव करेंगे उस चीज को यहां पर फाइनली एक्सेप्ट किया जाएगा। यहां पर जो भी डिसीजन है वो प्रेसिडेंट अकेला नहीं लेगा। अगेन यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर से इस चीज को रीट्रेट किया है। उन्होंने फिर से बोला कि आई वांट टू टॉक टू व्लादिमीर पुतिन, और इस पर्टिकुलर चीज का, वॉर का हम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, एक टाइप का नेगोशिएशन करना चाहते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले अराउंड रशिया ने एक टाइप का अल्टीमेटम प्रोवाइड कर दिया था यूक्रेन को। उन्होंने बोला था कि यूक्रेन के कुछ सिटीज वगैरह हैं, उसको आप पूरी तरीके से हमारे कैप्चर के अंदर दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अगेन उन्होंने नहीं दिया, ऑब्वियसली यूक्रेन डिड नॉट सरेंडर्ड, उसके कारण रशिया उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। नेक्स्ट चीज, एक चीज समझिए, अभी रशिया यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर जो यूक्रेन है दैट इज रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइज, स्पेशली ऑन क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेस्क, जो तीनों रीजन जो कि रशिया बोलता है हम तीनों को हमें चाहिए। तो यूक्रेन ने देखिए ये नहीं बोला है कि हम तीनों आपको दे देंगे, बट यूक्रेन ने ये बोला है कि हम तीनों के ऊपर बातचीत करने को रेडी है। अगर हम बातचीत करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की ने ये बोला है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय अ रेफरेंडम, जो कि यूक्रेन के लोग करेंगे। मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज क्या होगा दैट विल बी एक्चुअली डिसाइडेड बाय द पीपल। और नेक्स्ट चीज बोला है कि लोगों के सामने जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा ना, लोग उसी को चूज करेंगे। वी आर एक्चुअली नॉट मतलब हियर, देखिए ज़ेलेंस्की अगर पुतिन से मिलते भी है तो ज़ेलेंस्की ने ये बोला है कि मैं आपको कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं। अल्टीमेटली आई विल कंडक्ट अ रेफरेंडम, और रेफरेंडम के अंदर लोग जो भी यहां पर चूज करेंगे उन्हीं सब चीजों को पुतिन ले सकते हैं। मतलब पॉइंट इज वो सब चीजें यहां पर सरेंडर की जाएगी। पॉइंट इज यहां पर ज़ेलेंस्की का बोलना यह है, जो अल्टीमेटम नाम का जो वर्ड होता है दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, बिकॉज इट लीड्स टू जेनोसाइड। बिकॉज रशिया ने यहां पर यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया कि अगले 5 दिनों के अंदर हमें शहर खाली चाहिए। अगर खाली नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का यहां पर मार दिया गया, उनको जेनोसाइड कर दिया गया। यहां पर डायलॉग इज द ओनली थिंग। यहाँ पर ज़ेलेंस्की भी यही बोलते हैं कि वॉर को अगर रोकना है तो बातचीत ही एक टाइप का सॉल्यूशन है। अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करे और बदले में यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक करे तो प्रॉब्लम शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें कॉम्प्रोमाइज लेकर आना है तो डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन। डायलॉग के थ्रू हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लेकर आ सकते हैं और तभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देयर इज अ शहर कॉल्ड एज मारियोपोल। मारियोपोल एक शहर है जहां पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है, रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 2 दिन पहले, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे, क्या हुआ था, रशिया ने एक डिमांड रखी थी। उन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर जो मारियोपोल है ना, उसको पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दो और अपने ट्रुप्स को यहाँ से बाहर निकाल लो। बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया यूक्रेनियन, और उसी कारण पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है। मारियोपोल के ऊपर लगातार रशिया यहाँ पर लगातार अटैक कर रहा है। इस पर्टिकुलर शहर से ऑलमोस्ट 8000 लोग यहाँ पर स्केप हो गए हैं, भाग गए हैं, बट अराउंड 3 लाख लोग अभी भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर शहर के अंदर है, जो हु आर एक्चुअली डायरेक्ट इन द फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर। ना अगर आप मारियोपोल को समझेंगे, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीक पॉपुलेशन रह रही है, और यहाँ पर जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स वगैरह थे ना, वो यहाँ पर मारियोपोल के अंदर रहते थे। देखिए मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि इसके अंदर है, मतलब यूक्रेन के अंदर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। तो बहुत सारे ऐसे एम्बेसडर्स वगैरह जो थे वो यहीं पर रहते थे, और ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी ईयू जो यूएसए सबके एम्बेसडर्स थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं यूक्रेन से। बट जो लास्ट यूरोपियन यूनियन का डिप्लोमेट था जो कि वहां पर रुके हुए थे, जो ग्रीस के थे, वो भी यहाँ पर यूक्रेन को ऑलरेडी लीव करके जा चुके हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि मारियोपोल को अगर जल्दी से रोका नहीं गया तो मारियोपोल जो है एक टाइप के ऐसे शहर बन जाएगा जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय वॉर। और भी बहुत सारे शहर है, जैसे कि वर्निका हो गया, कोवेंट्री हो गया, एलेपो, ग्रोजनी, लेनिनग्राड, ये सब वो शहर है जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और ये सब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नाउ पॉइंट इज, क्या मारियोपोल भी आगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ये तो हमें टाइम बताएगा, बट द पॉइंट इज लेट्स होप कि ऐसा कुछ भी ना हो। द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली मारियोपोल है कहां पे। देखिए दिस इज क्रीमिया, दिस इज रशिया। रशिया यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है एट अ प्लेस कॉल्ड एज मारियोपोल। मारियोपोल यहाँ पर डोनेस्क के बहुत ही पास में है, और डोनेस्क रीजन का ही एक्चुअली पार्ट है, ठीक है। मतलब डोनेस्क का अगर आप साउथ वाला पार्ट देखेंगे, यहीं पर मारियोपोल प्रेजेंट है, इसी के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट मैप जो कि अराउंड कल का है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा मेलिटोपोल, खैरसन, ये सारा का सारा शहर जो है कहीं ना कहीं रशिया के
डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर जा चुका है, डोनेट्स्क और लुहांस्क पैलेसेस के अंदर है, बट उसके बावजूद यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। द पॉइंट इज कि लगातार इस चीज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, लगातार इसके ऊपर वायलेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला कि रशिया इज अ गिल्टी ऑफ अ मैसिव वॉर क्राइम, एक वॉर क्राइम जो कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर स्टार्ट हो गया है, उसका डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पर रशिया के ऊपर जा रही है, और रशिया यहाँ पर लॉ के जो भी वॉर के लॉज वगैरह होते हैं ना, उसको डायरेक्टली वायलेट कर रहा है। द क्वेश्चन कम्स कि क्या वॉर के कुछ लॉज होते हैं? यस, डेफिनेटली वॉर के लॉज होते हैं। वॉर को भी एक पर्टिकुलर एक ह्यूमैनिटी के बीच में आके यहाँ पर फाइट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। देयर आर पर्टिकुलर लॉ होता है कि जो बोलता है कि आप सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में। यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 5th मीटिंग कर रहा है, जहां पर उन्होंने बेल्जियम यानी कि ब्रसल्स में मिलने की बात की है, जबकि उन्होंने बोला है रशिया के ऊपर जो भी सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज करना है, सैंक्शन को इंक्रीज करना है, ताकि रशिया के ऊपर जो प्रेशर है और ज्यादा इंक्रीज हो और यूक्रेन का जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो। अब एक चीज और समझिए, स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है कि इट्स नॉट अ वॉर। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, बट आपका मैसिव डिस्ट्रक्शन है, जो कि एक लार्ज कंट्री एक स्मॉल कंट्री के अगेंस्ट कर रही है, एक पावरफुल कंट्री एक स्मॉल कंट्री के अगेंस्ट कर रही है, एक ऑलमोस्ट एक सुपर पावर कंट्री जो है एक स्मॉल कंट्री के अगेंस्ट कर रही है, एक ऐसी कंट्री रशिया जो कि अपने आप में ही एक टाइप का ग्लोबल सुपर पावर कभी हुआ करता था। इट इज एक्चुअली अटैकिंग ऑन अ कंट्री जो कि एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन, और सेकंड चीज यूक्रेन का यहाँ पर कोई और सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वॉर्स ऑल्सो हैव लॉज, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा नहीं कि कोई भी वॉर विदाउट लॉ फाइट किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई जो रशिया का यहाँ पर जो इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी रशिया के इस चीज को कंडेम किया, उन्होंने इस चीज को मना किया है कि आप आगे अटैक मत कीजिए, बट ऑब्वियसली रशिया, हम जानते हैं कि रशिया इस चीज को मान नहीं रहा है, और उसके कारण रशिया जो है अपना मॉरल ग्राउंड में पूरी तरीके से खो चुका है। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑफिस की बात करेंगे, तो जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उन्होंने ये बोला है कि ऑलरेडी 925 पीपल की यहाँ पर डेथ हो चुकी है यूक्रेन के अंदर, मोर देन ऑलमोस्ट 1500 लोग ऐसे हैं जो कि इसके कारण वुंडेड हो चुके हैं। बट ध्यान से सोचिए, दिस इज द 29th डे। क्या आपको ये फिगर सही लग रहा है? 925 पीपल डेड। हम जब वीडियोस वगैरह देखते हैं, आपने अगर यूक्रेन की वीडियोस वगैरह देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर लाइंग अराउंड, राइट। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी का स्टेटमेंट ये है कि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, ये दीस नंबर्स आर नॉट करेक्ट। ये नंबर्स देख, मतलब द नंबर्स कैन बी मच मच हायर। यहां तक कि जो मारियोपोल जो सिर्फ एक सिंगल शहर है ना, वो सिंगल बोलता है कि हमारे यहाँ पर कैजुअलिटी मोर देन 2000 हो चुकी है, मतलब 2000 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। दिस इज जस्ट अबाउट अ सिंगल सिटी मारियोपोल। नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर सिटीज जो कि ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर एक शहर 2000 के आसपास में डेथ देख रहा है, तो बाकी शहरों का सोचिए। जस्ट थिंक ऑफ अ प्लेस कॉल्ड एज चेर्नोबिल, थिंक ऑफ अ प्लेस कॉल्ड एज कीव, थिंक ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द पॉइंट इज कि ये जो नंबर है 925 डेड इन यहाँ पर यूक्रेन और 1496 वुंडेड, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल, बिकॉज हर दिन ये नंबर से इंक्रीज होते जा रहा है, एंड दिस नंबर इज नॉट रियलिस्टिक एट ऑल, ऐसा यूनाइटेड नेशन एजेंसी का खुद से कहना है, ठीक है। यहाँ तक कि जो मारियोपोल है उसका भी स्टेटमेंट है। तो ये थे हमारे दोनों डिस्कशंस, जहां पर हमने पहले हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजीज होती है उसको हमने समझने की कोशिश की, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स और किस तरीके से मूव करता है। सेकंड चीज हमने समझा कि किस तरीके से यूएस ने कुछ मिलिट्री एड वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट किया यूक्रेन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूक्रेन को यहाँ पर कुछ सोवियत मिसाइल्स वगैरह दी गई है, सोवियत मिसाइल डिफेंस सिस्टम दी गई है। इसके अलावा वी ऑल्सो सॉ कि किस तरीके से जो ज़ेलेंस्की है वो पुतिन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, बट उन्होंने ये भी बोला है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय ज़ेलेंस्की, दैट विल बी डिसाइडेड बाय रेफरेंडम बाय द पीपल। रेफरेंडम क्या होता है आपको याद है? रेफरेंडम एक टाइप का वोटिंग होती है, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज को पब्लिक डोमेन के अंदर रख दिया जाता है, और जो लोग होते हैं उस पर जाकर इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी पब्लिक कैफे वगैरह के थ्रू जाकर उसके ऊपर वोटिंग वगैरह करते हैं। जब वोटिंग करते हैं तो जो भी चीजें फाइनल डिसाइड होती है दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द कंट्री इटसेल्फ। आपको याद है रिसेंट कौन सा बहुत ही फेमस रेफरेंडम हुआ था? रेफरेंडम दैट वाज ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट आपको 2016 के अंदर यूके ने ये डिसाइड किया था कि क्या हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था, तो 48% लोगों ने कहा था कि हमें अलग नहीं होना चाहिए, पर 52% लोगों ने कहा था हमें अलग हो जाना चाहिए। तो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था, और दैट इज वाई ब्रिटेन जो था वो एग्जिट लेता है यूरोपियन यूनियन से। तो ये लास्ट ऐसा मतलब काफी फेमस रेफरेंडम हुआ था। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।